वेलकम बैक जियो पाकिस्तान। जी, जाने से पहले आपने एक बच्ची की तस्वीर देखी थी जो कि हमने आपको दिखाई थी। ये बच्ची क्या पैगाम लेकर आ रही है, क्या सवाल लेकर आ रही है, इसके बारे में हम आगे चल के ज़रूर बात करेंगे। लेकिन इससे साथ साथ हम आपको ये बताते चलें कि आज हम गैस के हवाले से बात करें और आपके SMS मैसेज हमको आना शुरू हो गए हैं। अली एजाज ने फैसलाबाद से, मुनीज़ा अहमद ने गुजरात से, सरदार इरशाद अली महर ने जामशोरों से, इसके अलावा फरजाना ने गंजू नवाब शाह से, सलीम ने, नासिर जरगार ने भलवाल से। उन सबके मैसेजेस यही आ रहे हैं कि मिली जुली के जनाब पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जाया जा रहा है, हमने घर में खाना पकाना छोड़ दिया है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, प्लीज़ कुछ ख्याल किया जाए। अच्छा, इसके साथ साथ फेसबुक पे भी मैसेजेस आ रहे हैं, बड़े इंटरेस्टिंग हैं। लेकिन एक बड़ी बुरी बात भी सामने आई है। मुबशर खतिया ने मैसेज किया है कि हम अपने पड़ोसियों का जो है वो गैस का वाल्व बंद कर देते हैं, तब जाके हमारे घर में नाश्ता बनता है, तो ये तो करना ठीक नहीं है। बहरहाल अच्छा, इसके साथ साथ मालिक इस्माइल, हाँ, पड़ोसियों के वाल्व बंद कर देते हैं। और सॉरी नेबर्स भी कहा उन्होंने। मलिक इस्माइल कहते हैं कि मंडे से वेडनेसडे तक गैस आती है, तो इन दिनों में खाना बना के फ्रीज कर लेते हैं बाकी दिनों का। और खुरम राजा भी कहते हैं कि आवाम के पास कोई पैसों का दरख्त हो तो ये सब जायज़ है। मरियम, एक मैसेज मेरे पास भी है, बड़ा ज़बरदस्त। कमर जमान ने हमें मैसेज किया है और वो कहते हैं मरियम है चांद की मानंद, वाह 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 वाह, क्या बात है। उज़मा भी फूलों से शादाब है, वाह वाह। बात करें अगर दानिश साहब की, वो भी कम नहीं किसी मेहताब से है। तारीफ सुननी थी बेसिकली। और ये सारे फूल, ये चांद बस महकते हैं पाकिस्तान की धरती पे कायम। जियो पाकिस्तान। अच्छा, हमारे पास कॉल्स भी आनी शुरू हो गई हैं। थैंक यू कमर, आपने इतना अच्छा मैसेज किया। मोहसिन है हमारे साथ जिलम से। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, जियो पाकिस्तान। वालेकुम सलाम, जियो पाकिस्तान। मोहसिन, लग रहा है वहाँ बहुत ठंड है। जी बहुत ज्यादा ठंड, गैस भी नहीं है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो मोहसिन कैसे गुजारा होता है? लकड़ी जला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, सुबह 5 बजे आती है, 6 बजे चली जाती है। नाश्ता मामा को अजानों से पहले उठ के बनाना पड़ता है, चलाना पड़ता है। मोहसिन, ये भी बताइएगा, अगर गैस आपके पास नहीं आ रही, 1 घंटे के लिए आ रही है, तो खाने का बड़ा मसला होता होगा। बाहर से खाना लेके आ रहे हैं, क्या महंगा मिल रहा है? हेलो जी मोहसिन, आपको हंसी आ रही है? जी नहीं, मुझे समझ नहीं है। आपकी समझ में नहीं है? ये बताएं, गैस आपके पास आती नहीं है, बाहर से मंगवाते हैं तो महंगा मिलता है? बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। अच्छा मोहसिन, ये बताएं कि सिलेंडर भी जो है ना वो सुई गैस की दुकान से लाने पड़ते हैं। अच्छा मोहसिन, ये बताएं कि हीटर्स हैं आपके पास? जी। अच्छा, हीटर कौन से, इलेक्ट्रिक या गैस वाले? गैस वाले हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया मोहसिन हमें कॉल करने के लिए। अच्छा, अजहर ने अपनी हालत में हंस रहे बेबसी की, मतलब बेबसी ने भी हमें कॉल किया उकाड़ा से, उनसे भी जानते हैं। जी अजहर, अस्सलाम वालेकुम। जियो पाकिस्तान। जियो पाकिस्तान। जियो पाकिस्तान। अजहर मेरे भाई, कैसे हैं आप? दानिश भाई परफेक्ट। उज़मा, मरियम और दानिश, आप लोगों का प्रोग्राम बहुत खूबसूरत है। आपके प्रोग्राम को देखकर हमारी सुबह का आगाज बहुत खूबसूरत होता है। आपकी दुआओं का असर है ये सारा, आपकी दुआओं की वजह से चल रहा है। दानिश भाई, मैं जियो टीम को छोड़ूं कि इतना खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब दिया उन्होंने। आज का टॉपिक बहुत अहमियत का हामिल है और बहुत जबरदस्त रखा है आपने। दानिश भाई, हमारी रोजमर्रा जिंदगी का जो दारोमदार है वो तो अब गैस से ही मुंसलिक था, लेकिन इसके ना होने और किल्लत की वजह से पूरे जो जिंदगी है हमारी, निजाम जिंदगी मुतासर हो गया बुरी तरह। दानिश भाई, बाज़ औक़ात तो सुबह का जो हमें ऑफिस जाने के लिए निकलना पड़ता है बगैर ब्रेकफास्ट के, तो जिसकी वजह से बाजार से या मार्केट से आके हम ब्रेकफास्ट करते हैं तो हमारे ऊपर अज़ाफ़ी बोझ पड़ता है, जो कि बजट हमारा पूरी तरह से मुतासर होता है। तो इसके लिए दानिश भाई, कोई बिल्कुल हमारी गवर्नमेंट को कोई मौसर हिकमत अमली मुरतब करनी चाहिए, कोई कानून साजी होनी चाहिए ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके और हमें जो रोजमर्रा ख्वाहिश है वो हम आसानी से हासिल कर सकें। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी आवाज़ बिल्कुल पहुंची। अच्छा, बड़े मजे की बात, जब चीनी का बहरान एक मरतबा सामने आया था, चीनी अवेलेबल नहीं थी, तो ये बात कही जा रही थी कि जनाब बहुत गैर ज़रूरी चीज़ है, अच्छा है कि लोग चीनी कम इस्तेमाल करें वरना डायबिटीज़ लोगों को हो जाती है। अब गैस के बारे में यही कहा जा रहा है कि जी गैस कम इस्तेमाल करें तो जो है मसला हल हो जाएगा। अच्छा, सिर्फ मजे की बात ये है कि बिल उतने के उतने आ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अजहर ने बड़ी अच्छी बात की कि भाई हमारा एक बंधा हुआ बजट होता है और अगर आपको उस बजट से हट के बाहर से खाने पड़ जाए तो सारा बजट आउट हो जाता है। लोग अवाम तो खुद, ये बिल्कुल अवाम तो परेशान है ही, लेकिन साथ साथ सनतकार जो इंडस्ट्रियलिस्ट है हमारे, वो भी बहुत परेशान है। सही बात। ये बिल्कुल सैलरी क्लास के अलावा सनतकार परेशान है। सनतकारों के साथ साथ यौमिया इजरत पे जो लोग काम करते हैं वो और ज्यादा परेशान है, क्योंकि अगर हम सनतकारों की बात करें तो सनतकार तो इस हद तक परेशान है कि 35 रोज के
लिए गैस बंद कर दी गई पंजाब में और फैसलाबाद की सनतें बुरी तरह मुतासर हुई। आप सनतकारों का जिक्र कर रही हैं, आपने गौहर एजाज से मुलाकात की थी। हाँ बिल्कुल, गौहर एजाज से मुलाकात की, काफ़ी सीनियर रहनुमा हैं एप्टिमा के, और उन्होंने ये कहा कि 40 लाख लोग जो है वो बेरोजगार हो गए इस एक मसले की वजह से। हम आप अंदाजा करें कि लोगों के घरों में चूल्हा कैसे चलता है। तो क्या ख्याल है वो इंटरव्यू ना देखें ताकि उनकी ज़बानी हम सुनने के क्या मसाइल हैं। वैसे तो कहते हैं वक्त और हालात बदलते रहते हैं, मगर पाकिस्तान में ना महंगाई बदली है और ना ही बदतरीन बिजली और गैस का बहरान। ये चीज़ें सीरियस ही होती चली गई हैं, इसलिए इस पर बात करने के लिए हम लाहौर में मौजूद हैं और हम बात करेंगे गौहर एजाज साहब से जो कि एप्टिमा के सीनियर लीडर भी हैं। गौहर साहब वेलकम। आपसे जानना चाहूँगी कि ये बहरान किस हद तक इंडस्ट्री को असरअंदाज कर रहा है। 25 दिसंबर से जो पाकिस्तान को ये बहरान का सामना है उसमें हार्डेस्ट हिट पंजाब है कि हमारे पास बाकी सूबों में जो है वो कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं इन सनतों के पास जिसमें में गैस की बहाली है और उसमें गैस आ रही है। $1 बिलियन माहाना की सनत जो है वो पंजाब में है जिसमें 1 करोड़ लोग इससे रोज़गार जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टेक्सटाइल की सनत से पंजाब में वाबस्ता है। जो ये बहरान है, मेरा बिलीफ है कि इस पे हमने शायद इतनी गौर व फिक्र नहीं किया। 2008 में जो गैस लोड शेडिंग थी SNGPL के नेटवर्क पे वो 30 दिन थी, उसके बाद 60 रोज़ हुई, फिर 120 हुई और जो 2011 का साल है उसमें 187 डेज़ जो है वो सनतें 187 दिन बंद रही। पाकिस्तान की मजमूई बरामदात में टेक्सटाइल का हिस्सा 60% से ज़ायद का है। अब आप बताइए कि अगर यही सूरत हाल रही कुछ और दिन तक तो बरामदात किस हद तक मुतासर होंगी? 6 महीने के फिगर्स हैं, उसमें 39% क्वान्टिटेटिवली डिक्रीज़ है पिछले साल के मुकाबले में। जिम्मेदार कौन है इस पूरे बहरान का? हुकूमत ने वो प्लानिंग नहीं की, ना कंजम्पशन साइड को कर्टेल किया, ना इन्होंने सप्लाई साइड बढ़ाई। ज़िम्मेदार तो हुकूमत पाकिस्तान है और कोई ज़िम्मेदार नहीं। बहुत एहतजाज किए गए आप लोगों की जानिब से जिसमें सफ़र एक आम आदमी ही करता है, और एहतजाज का कोई पुरअमन तरीका हो सकता है कि जिससे कम से कम जो रोज़ के रेडी वाले हैं या रोज़ के जो यौमिया जो लोग कमाते हैं वो लोग मुतासर ना हो? पुरअमन एहतजाज भी हो सकता है, नहीं हो सकता? पहली दफ़ा एप्टिमा ने एहतजाज किया और तकरीबन 10,000 मज़दूरों को लेके मैं ख़ुद SNGPL के दफ्तर के बाहर मोमबत्ती जला के मैंने धरना दिया। और बिजली के बहरान के ऊपर भी हुकूमत जो है, जबकि सनत जब 13 रुपये बिजली अब फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज डाल दिया गया है और जब सनत से पूरी 13 रुपये कॉस्ट ली जा रही है जो कि दुनिया की हाईएस्ट कॉस्ट अब बन गई है, तकरीबन 14-15 सेंट पर यूनिट बन जाती है और उसमें गवर्नमेंट की कोई सब्सिडी नहीं है, तो क्यों उसमें जब हमारे पास प्लांट्स भी मौजूद हैं जो कि बंद पड़े हैं तो क्यों जो है वो सनत को बिजली फराहम नहीं की जा रही? ये जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे लोग बैठे होते हैं, ओहदों पे बड़े बड़े, ये अमली क्योंकि ग्राउंड लेवल पे काम नहीं कर रहे होते तो शायद ये मसाइल नहीं समझते। आप सनतकार हैं, आप इन एंड आउट हर चीज़ जानते हैं, आप बताइए अगर आप होते तो आप क्या करते इस मसले के हल के लिए? मरियम, जब वो सनतें, नंबर 1 आई एम ट्राइंग टू पॉइंट आउट कि जब वो सनतें ही बंद कर देंगे, वो इदारे ही बंद कर देंगे जिसके रोज़गार से ये पूरा पहिया चलता है, जिससे जो है आप गाड़ियाँ चलाते हैं, जिससे पैसे से गाड़ी में गैस भरवाते हैं, जिस पैसे से आप घरों में गीज़र्स और हीटर चलाते हैं, जब वो आप ज़रिया ही बंद कर देंगे तो उसके बाद कैसे चलेगा निज़ाम? नंबर 2, ये जो टोटल शॉर्टफॉल है ना 1000 MMCF, ये दुनिया में जो LNG या लिक्विफाइड नेचुरल गैस जिसको कहते हैं, वो दुनिया की टोटल जो ट्रेड होती है हमारी शॉर्टफॉल उसका 0.1% है। तो क्या हमारे में ये एबिलिटी भी नहीं है कि हम 0.1% जो हमारी शॉर्टेज आज हो गई है, क्या हम उसको दुनिया में से ला के अपने सिस्टम में इंजेक्ट कर लें? अब आपके सामने है कि जो है वो वक्त आ गया है कि 12 घंटे के शेड्यूल के 1 घंटा बिजली आती है, लाइट चली गई है, 1 घंटा बिजली आती है और 1 घंटा बिजली चली जाती है। तो जो है वो इस हालत में क्या समझते हैं आप सनत चल सकती है? मुझे बताएं कि अगर अमली तौर पे इकदाम किए जाएं तो कितना टाइम लगेगा ये सब सिस्टम ठीक होने? मरियम 6 महीने 6 महीने टोटल 6 महीने का प्रोजेक्ट है ये। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सनतकारों के मसाइल तो आपने जाने गौहर एजाज साहब से। पाकिस्तान में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना गैस की कमी की वजह से और वो था लॉन्गेस्ट क्यू फॉर अ CNG फिल अप। ये भी आपको दिखाते हैं।
वेलकम बैक जियो पाकिस्तान। आपके मैसेजेस बहुत ज़्यादा तादाद में हमें मौसूल हो रहे हैं और बड़े इंटरेस्टिंग मैसेजेस मैं आपको 2-3 बताती हूँ। नदीम अकरम कहते हैं कि शुक्र है कि ऑक्सीजन फ्री है, वरना हुकूमत का बस चले तो इस पे भी एक सरचार्ज या बिल लगा दें। सबा का ये मत देना आप लोगों, गवर्नमेंट को आइडिया मत दे खुदा के वास्ते। हाँ, ऐसा ना इस पे भी टैक्स लग जाए ऑक्सीजन। सबा कुलदानी का ये कहना है कि अल्लाह का ही करम है कि पाकिस्तान अब तक खड़ा है, वरना हुक्मरानों ने कुछ छोड़ा नहीं है। उमर अहमद का कहना है कि ये अच्छी बात है कि भाई गैस नहीं आती तो हमें बाहर से खाने का मौका मिलता है, उनको आउटिंग पसंद है। भाई इसका ये हल नहीं हो सकता। सिर्फ जौहर अली का ये कहना है कि हमें लगता है कि हम चांद पे आ गए, ना बिजली है ना गैस। अच्छा, इसके अलावा और भी एसएमएस भी बहुत सारे आ रहे हैं हमें। कामिल भट्टी ने लाहौर से लिखा कि गैस की कमी ने सबका जीना मुहाल कर दिया है। वसीम अब्बास ने लिखा है लिया से कि गैस का मसला जल्द हल किया जाए क्योंकि इसके ना होने से ज़िंदगी अजाब हो गई है। सुहेल कृपया ने लिखा है कि हम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। अरशद ने इस्लामाबाद से लिखा है कि गैस की किल्लत ने आसान कामों को भी दुश्वार बना दिया है। और सिंधड़ी से मोहम्मद खान सोमनो ने हमें मैसेज किया है कि हम बाजार के खाने खाने पर मजबूर हो गए। नहीं, इसके साथ साथ गौहर एजाज साहब की जो हम बातें सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि सिर्फ 6 माह दरकार हैं अगर गैस के मसले को ख़त्म करना है। तो मतलब 6 माह के अंदर ये इतना बड़ा मसला ख़त्म हो सकता है जो कि पिछले 4 महीने से चलता आ रहा है। अच्छा, एक और बहुत मजे की बात है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं पाकिस्तान में 240 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के ज़खायर मौजूद हैं गैस के। और आपको पता है कि अमेरिका में कितनी गैस रिक्वायर्ड होती है, जो कंजम्पशन है सिर्फ 9 से 10 ट्रिलियन क्यूबिक फीट। तो सिर्फ टोटल अमेरिका का इतना कंजम्पशन है, हमारे पास इतने ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ वो मसले मौजूद हैं। अब तक पता नहीं ये मसले कब हल होंगे और ये गैस कब काम आएगी। भाई आपका प्रॉब्लम है, आपका मसला है, आप इससे परेशान हैं, आपकी कॉल शामिल करते हैं। अमजद ने कॉल किया हमें मीरपुर खास से। अस्सलाम वालेकुम अमजद, कैसे हैं आप? जियो पाकिस्तान। जियो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। तो बस है, बस शुक्र है मालिक का। मैं ये कहना चाहूँगा कि गैस के आने से जैसे आपका टॉपिक बड़ा वेरी गुड वंडरफुल टॉपिक है, ज़बरदस्त। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कह रहे थे ना कि कैसे मैनेज करते हैं, तो मैनेज तो भाई बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं कि हम लोग सुबह ही रोटियाँ पका लेते हैं, दोपहर की सुबह 6 बजे वही रोटी हम लोग वही रोटी फिर हम लोग खाते हैं और रात को ही उठ के हम लोग सालन वगैरह पका लेते हैं दोपहर का। तो इस तरीके से। और मैं हूँ जो आजकल जो इशू चल रहा है कि दूसरा के या बात जो कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें कि एक डॉक्टर को मिसाल के तौर पे आप कोई घड़ा गाड़ी ड्राइवर बिठा देंगे तो वो घड़ा गाड़ी नहीं चला सकेगा डॉक्टर। सही बात। तो इसी तरीके से नाअहल लोग हमारे जब ऊपर हुक्मरान बिठा देंगे सिर्फ सिफारिशी बुनियाद पर, तो वो लोग कहाँ मैनेज कर पाएंगे। और दूसरी बात ये है कि देखें कि गैस का मसला इतना कोई बड़ा नहीं है। अभी जो बारिश इतनी आई थी, इतना तूफानी बारिशें आ रही थी, इसके अंदर 2 महीने 1 मिनट के लिए भी लाइट नहीं गई है। उसका रीजन क्या था कि फर्नेस ऑयल बचता है, जो प्रोसेस होता है बिजली का, तो उस बिजली को ये प्रोसेस बचाने के लिए, फर्नेस ऑयल बचाने के लिए बिल हम लोग पूरे देते हैं, तो प्रोसेस ये लोग 12-12, 18-18 घंटे की लोड शेडिंग करते हैं, जिस वजह से ये फर्नेस ऑयल बचा लेते हैं। और इसी तरीके से कोई सिस्टम कोई गैस का भी होगा, क्योंकि गवर्नमेंट अपने नंबर बढ़ाने के लिए जो लाजमी है थोड़ा सा परेशान करके फिर हमें फैसिलिटेट करेगी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का अवेयर अमजद था और ऐसे अमजद बहुत सारे हैं। अवेयरनेस बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही है और ये अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि आप सबको ये सारी बातें पता हों ताकि आप अपनी कराची से भी कॉल शामिल करते हैं। अमजद ने हमें कॉल किया कराची से, बल्कि कैसर ने हमें कॉल किया कराची से। कैसर, अस्सलाम वालेकुम, जियो पाकिस्तान। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कैसर, आप बताइए कि किस हद तक मुतासिर हैं आप इस मसले से? जी ये जो गैस है, ये गैस सुबह हम नाश्ता भी नहीं बना सकते। यकीन मानो कि सुबह हम जब उठते हैं गैस बिल्कुल नहीं होता। ये कुछ गैस का मसला हल होना चाहिए। कैसे आप कराची के किस इलाके से बात कर रहे हैं? जी कराची ज़ियारी से बात कर रहा हूँ मैं, शीशा होटल से। ठीक है। अच्छा, तो फिर क्या करते हैं आप कैसर, जब नाश्ता नहीं बन पाता फिर आप क्या करते हैं? बस क्या करते हैं, भूखे चले जाते हैं या किसी होटल से चाय पी लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इससे बहुत सारे लोगों का ये एतराज़ खत्म हो गया है। काफ़ी लोग ये कहते हुए पाए गए थे अंकल कराची में जी गैस की लोड शेडिंग नहीं होती, कराची में बिजली इतनी नहीं जाती, लेकिन यहाँ पे भी गैस की और बिजली की लोड शेडिंग जाहिर सी बात है निस्बतन कम है क्योंकि यहाँ पे सर्दी कम होती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मसला है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को मैं भी जानती हूँ जहाँ पे जो है वो गैस नहीं मिल पाती है। और कल भी हमारे घर में दावत थी और काफ़ी लोग नहीं आ पाए इसी वजह से कि उनके अपने घर में खाने पकाने का प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, एक और कॉल आ गई है हमारे पास। अली हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम अली, जियो पाकिस्तान। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली कैसे हो? ठीक है, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक, फिट फाट। गैस आ रही है? बिल्कुल नहीं। तो क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं, बैठे हुए हैं बस ऐसे ही। खाना वाना कैसे खाया? बस सुबह बना लेते हैं फिर खा लेते हैं। नहीं तो अली, कितनी देर के लिए गैस आती है? सिर्फ 6 घंटे के लिए। अच्छा, हर रोज 6 घंटे के लिए। क्या टाइम है, कब आती है गैस?
मतलब रात 12 से सुबह 6 तक होती है। ये एक अजीब बड़ा मसला है कि सिर्फ रात में गैस दी जाती है। तो अली करना क्या शुरू कर गया? क्या गैस सिलेंडर ले लिया है या बाहर से खाना खाते हो, क्या करते हो? नहीं, वो भी रखे हुए हैं और बाहर से भी ले लेते हैं। और इस शदीद सर्दी को कैसे ख़त्म करते हैं आप, अगर हीटर नहीं चला सकते तो? सर्दी का ये होता है कि बस मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, ठीक। बहुत शुक्रिया अली, हमें इस्लामाबाद से कॉल करने के लिए। बहुत सारे मसाइल हैं और हल हमें ढूंढना ही है। सनतकार भी कहते हैं हल उन्होंने सजेस्ट किए हैं, लेकिन वो हल क्या है? माहिर तजियाकार फ़ारूक सलीम से हमें जाना है, जानते हैं। पाकिस्तान में 20 लाख से ज्यादा गाड़ियां सीएनजी पर चलती हैं, जो दुनिया के किसी भी मुल्क से बहुत ज्यादा हैं। इसकी वजह से हम आहिस्ता आहिस्ता कुदरती गैस से महरूम होते जा रहे हैं। इस मसले के हल के लिए सीनियर तज्जियाकार फारूक सलीम ने बताया कि वाहिद मुतबादिल LNG है, जिसके इस्तेमाल से $1 अरब सालाना की बचत होगी। सन 2030 तक हमारे पास गैस के ज़खायर खाली हो जाएंगे। हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स सिर्फ दो ही बचते हैं कि हमें गैस इंपोर्ट करनी पड़ेगी। या तो वो पाइपलाइन की सूरत में पाकिस्तान में आएगी और या फिर वो LNG की सूरत में पाकिस्तान आएगी। अब पाइपलाइन की सूरत, अगर हम पाइपलाइन बनाने जाते हैं तो पहले हमें किसी न किसी मुल्क से एक गैस का सेल और परचेज एग्रीमेंट करना पड़ेगा। फिर 1-2 साल का अरसा दरकार होगा कि हम दुनिया भर से फाइनेंसिंग अरेंज करेंगे जो पाइपलाइन बनाने में ख़र्चा आएगा, और फिर 4-5 साल पाइपलाइन बनाने में लगेंगे। तो सबसे रीसेंट मैं समझता हूँ अगर हमें जो पाइपलाइन गैस मिल सकती है वो 2016 या 2017 से पहले नहीं आएगी। तो दूसरा अल्टरनेटिव जो बचता है वो लिक्विफाइड नेचुरल गैस कहलाती है, LNG का अल्टरनेटिव। LNG के 3 सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में कतर, मलेशिया और इंडोनेशिया हैं, जबकि जापान और फ्रांस समेत 2 दर्जन के करीब ममालिक LNG दरामद करते हैं। अब LNG इंपोर्ट करने में अगर हुकूमत तैयार हो जाए तो अगले 8 से 10 महीने के अंदर टर्मिनल पाकिस्तान में बनाए जा सकते हैं, और 8 से 10 महीने के अंदर अंदर हम दुनिया भर से LNG या दुनिया के जो LNG एक्सपोर्टर्स हैं उनसे LNG इंपोर्ट करना शुरू कर सकते हैं। कीमत का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो LNG जो है वो हमें $14 से $18 पर मिलियन BTU पड़ेगी, और उसका मकसद ये हुआ कि जो अभी हम फर्नेस ऑयल मंगवा रहे हैं अपने थर्मल पावर प्लांट्स को पावर करने के लिए, उसका ये रिप्लेसमेंट होगी। ये उस फर्नेस ऑयल से सस्ती होगी, और जो प्लांट्स हमारे इस वक्त बंद पड़े हैं जिनको हम फर्नेस ऑयल नहीं दे पा रहे, अगर हम LNG इंपोर्ट करें तो उसको हम LNG के ऊपर चला सकते हैं। एक अहम बात जिसकी तरफ नजर नहीं डाली जा रही वो है बिजली की तरह गैस की चोरी। कुल मिकदार की तकरीबन 13 से 15% कुदरती गैस चोरी हो जाती है, जो रोजाना के 8 से 10 करोड़ रुपए बनते हैं। तो इस चोरी को कंट्रोल करके हम गैस की कमी का आधा मसला तो हल कर सकते हैं। समझ नहीं आता कि आखिर LNG क्यों नहीं हम इंपोर्ट कर पा रहे और क्यों नहीं ये प्रोजेक्ट सही हो रहा। सब छोड़े, सिर्फ चोरी खत्म कर ले तो मसला कम हो जाएगा। अच्छा, लेकिन हम पहले ब्रेक ले रहे हैं, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कौन होंगे दाने? हमारे साथ 2 बड़े ज़बरदस्त सुपरस्टार्स होने वाले हैं, और वो है रेहान भट्ट और सलमान अकबर, 2 हॉकी प्लेयर्स, 2 ओलंपियंस जो हमारे साथ होंगे। हम इससे बहुत सारी बातें करेंगे। हमारे साथ रहेगा जियो पाकिस्तान। 1 या 2 लाख रुपए का होता तो मैं कहीं से भी उधार पकड़ के भी जो है वो अपनी बेटी का इलाज करवा लेता। बस मैं हुकूमत से इतना कहना चाहती हूँ कि मेरी बेटी के लिए कुछ कर दें, अगर कुछ कर सकते हैं तो। वेलकम बैक जियो पाकिस्तान। ज़ैनब के कुछ शॉट्स हम आपको दिखा रहे हैं। ज़ैनब के बारे में उज़मा आपको बताएंगे। ज़ैनब हमारी ये केस तो हम आपको बाद में बताएंगे। ये एक ऐसी बच्ची है जिसको इस वक्त आपकी मदद की ज़रूरत है, और इसके वालिदैन इस वक्त हमसे ये सवाल कर रहे हैं कि अब वो क्या करें। हमारा एक सेगमेंट है मैं क्या करूं, जिसमें हम आपके मसाइल शामिल करेंगे, और सबसे पहला मसला जो हम शामिल कर रहे हैं वो ज़ैनब का है। आपके मसले हम सामने लेकर आएंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन मसलों को हल भी किया जा सके, और अगर आपको कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है,
हैं, तो उसे दूर करने में हम भी आपका कुछ साथ दे सकें। आपका मसला चाहे किसी भी शोबे से हो, चाहे वो तालीम से हो या फिर स्पोर्ट्स का कोई मसला हो, अगर आपको कहीं आप ट्रायल्स देने गए हैं और आपसे सोर्स मांगी जा रही है तो वो मसला भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ गेस्ट की बात कर लेते हैं जो आज हमारे साथ मौजूद है। 2 ओलंपियंस आज हमारे साथ हैं और 2 बहुत बड़े नाम हैं मेरे हिसाब से। इस वक्त हॉकी सर्किट में 2 सबसे बड़े नाम यही हैं और वो है रेहान भट्ट और सलमान अकबर। प्लीज हमें ज्वाइन। हमारे हिसाब से भी बहुत बड़े नाम हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ आपके साथ से नहीं है। क्या हाल है? जी ठीक ठाक। प्लीज बैठिए। हम स्क्वीज इन हो जाए। आप लोगों के बारे में सवाल आना शुरू हो गए, फेसबुक पे लोग इतना एक्साइटेड हैं आप लोगों को लेके। ये तो सब लोगों का प्यार है कि जो हमें इतना प्यार करते हैं और थैंक यू फॉर दिस कि आप लोगों ने हमें आज इनवाइट किया और बहुत अच्छा लगा इधर आके। अच्छा, वैसे इस वक्त जो हॉकी का हाल है, काफ़ी अरसे से यही हाल चल रहा है, तो हमारा कौमी खेल मतलब इतना ज़्यादा इतनी उसको पसंद नहीं होती। हर गली मोहल्ले में हम देखते हैं क्रिकेट खेला जा रहा होता है। कभी आप लोग को ये एहसास तो नहीं हुआ क्या है हॉकी क्यों शुरू कर दी, क्रिकेट में ही ना चले जाते? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मैं स्टिल अगर नेशनल टीम की तरफ से खेल रहा हूँ तो आई एम प्राउड ऑफ इट और मुझे बड़ा फ़ख्र है इस चीज़ पे कि मैं ग्रीन शर्ट पहन के पूरी दुनिया के सामने अपने मुल्क की तरफ से खेलता हूँ। अगर आप किसी भी फील्ड में देखें तो, और मैं क्रिकेट से इसको कंपेयर करूं तो मैं मेरे ख्याल में खुद फ्रस्ट्रेशन का शिकार हूँगा और फिर परफॉर्म नहीं कर सकूँगा। तो ये अलमिया के काम होते हैं, जिस किसी को ज़्यादा मिलता है किसी को कम, लेकिन फिर भी हॉकी में अब वो चीज़ नहीं है जो पहले 80s 90s में इवन होती थी। काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, इवन फाइनेंशियली बड़ा हमें बेहतर हुआ है और मेरे ख्याल में अब आगे भी मज़ीद बहुत बेहतर होगा। नहीं, यहाँ पे मैं ये भी कहूँगा कि किसी भी गेम को किसी के कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब मैंने हॉकी स्टार्ट की थी तो मैं ये नहीं सोच के की थी कि मैंने पैसे कमाने हैं। मैंने ये सोच के की थी कि मैंने अपने मुल्क के लिए रिप्रेजेंट करना है और मुल्क के लिए जो जितना भी बेहतर हो सकता है वो मैं हॉकी में कर सकूं। लेकिन अगर आप क्रिकेट और क्रिकेटर्स अगर टेनिस वालों के साथ कंपेयर करें तो वो कहेंगे जी टेनिस में ज़्यादा पैसा है, टेनिस वाले गोल्फ वालों के साथ करें तो वो कहेंगे गोल्फ में ज़्यादा पैसा है। तो ये कंपेयर करना जो है वो तो हर किसी की नसीब में। ऑल स्टार 11 में मुंतखब हुए आप, कैसा लगता है आपको और पाकिस्तानी हॉकी प्लेयर्स को बाहर कैसे देखा जाता है? पाकिस्तानी हॉकी प्लेयर्स का एक बाहर, क्योंकि हॉकी जो है वो बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान की ही गेम है और जब भी पाकिस्तानी प्लेयर कहीं जाके बाहर खेलता है तो डेफिनेटली लोग उसको देखने आते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स अपनी स्किल्स की वजह से बहुत फेमस हैं। तो हॉकी जो बेसिकली खूबसूरती है हॉकी की वो पाकिस्तानी और इंडियन प्लेयर्स में ही है। तो जहाँ तक वर्ल्ड ऑल स्टार 11 का है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी उस वक्त और सबसे ज़्यादा खुशी ये हुई थी कि पाकिस्तान का बहुत देर बाद कोई प्लेयर वर्ल्ड 11 में सिलेक्ट हुआ था। ठीक है सलमान, 200 से ज़ायद मैचेस में पाकिस्तान की टीम की नुमाइंदगी कर चुके हैं, इतने अरसे से आप खेल रहे हैं, अभी तक इतने फिट हैं, क्या करते हैं भाई? मतलब इतने मैचेस आप खेल चुके हैं, मैं तो मजाक नहीं कर रहा हूँ, बचपन से मैं सलमान अकबर का नाम सुनता आ रहा हूँ। नहीं, जब आप इतने हाई लेवल पे जब खेलना शुरू करते हैं तो मेरे ख्याल में जो मैं एज अ स्पोर्ट्समैन समझता हूँ जो भी मेरा करियर गुजरा, जो आपको घर में टाइम मिलता है वो बेसिकली टाइम होता है कि आपने अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो अगर आप वो अच्छे तरीके से करते हैं, क्योंकि कैंप्स में जाके एक आपने ग्रुप में काम करना होता है और जब इंडिविजुअली आपकी ज़्यादा होमवर्क आपका अच्छा होगा तो आप डेफिनेटली लॉन्ग टर्म खेल सकते हैं। अच्छा, हमें आपके लिए कॉल्स मैसेजेस तो बहुत पहले से आने शुरू हुए, कॉल्स भी आ रही हैं। यूनुस खान ने हमें कॉल किया है। अस्सलाम वालेकुम यूनुस, जियो पाकिस्तान। यूनुस, टीवी की आवाज प्लीज बंद कर लीजिए वरना आप हम हमसे बात नहीं कर पाएंगे। सही से घर पे जलसा हो रहा है। बहुत अच्छा शो किए, इन दोनों को भी बुलाए, बहुत अच्छे कॉमिक क्रिकेटर हैं ये। यूनुस अपनी ट्रेन रोके और अपनी ट्रेन को दोबारा से चलाएं। लो लाइन नहीं वो भी बोल हॉकी कमेंट की तरह और ये मैं लेके चल रहा हूं थोड़ा अच्छे प्लेयर हैं। अच्छा जी, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस तमाम कॉलर्स को हम जरूर ये बता दें, प्लीज 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 जब भी आप हमें कॉल करें, अगर आपकी हमसे बात हो रही है तो अपनी टीवी की आवाज बंद कर दें, क्योंकि इस तरह से बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फेसबुक पे मैसेजेस आ रहे हैं, बड़े एक्साइटेड हैं आप लोग। अब्दुल सत्तार का मैसेज आया, रेहान इज माय हीरो है ना, अब्दुल गफूर का आया, आप दोनों को वेलकम कर रहे हैं। अंजुम राना का आया। अब ये बताएं कि कितना टफ है रूटीन आजकल, अब क्या तैयारी है नेक्स्ट? अभी आजकल तो नेशनल चैम्पियनशिप हो रही है कराची में और उसमें हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं। उसके बाद ओलंपिक्स की प्रिपरेशन के लिए फेडरेशन कैंप्स लगा रही है। तो इट्स बेसिकली ऑल डिपेंड ऑन के हम ओलंपिक्स के लिए कैसे अपने आप को तैयार करते हैं और उसके लिए एक पूरा शेड्यूल बनाया गया है। जो हमारा कोच है डच, वो भी आज मेरे ख्याल से हॉलैंड से आ रहा है, तो एक पूरा प्लान किया जाएगा कि अगस्त तक लड़कों को कैसे
जो उनकी पीक है फिटनेस की वो कैसे लेके आई जाए। अच्छा, आपने कोच का जिक्र किया, जब वो पाकिस्तान आते हैं और ख़ुद फिटनेस लेवल देखते हैं खिलाड़ियों का, क्या उनका भी अमल दखल होता है सिलेक्शन में? क्या वो पिन पॉइंट कर सकते हैं कि नहीं भैया मुझे ये लड़का नहीं खिलाना या मुझे ये लड़का खिलाना है? इट्स ऑल डिपेंड ऑन कोच एंड सिलेक्शन कमेटी। ठीक है, जो सिलेक्शन कमेटी और कोच की जो बहमी मशवरात के बाद ये सारी टीम सेलेक्ट होती है, और मेरे ख्याल से कि आजकल जो टीम सेलेक्ट हो रही है वो चीफ सेलेक्टर और कोच की ही जो है आपस में जो अंडरस्टैंडिंग से होती है। ठीक है। अच्छा, अब नए लोग जो कि हॉकी में आना चाहते हैं, जिसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनको आप क्या रेकमेंड करेंगे कि क्या किन किन एरियाज़ पे फोकस करें तो उनके लिए बेहतर मौके मौजूद होंगे? मेरे ख्याल में कोई भी स्पोर्ट्स, कोई भी फील्ड हो तो उसमें सबसे पहले तो आपको पूरे दिल से मेहनत करनी चाहिए और किसी शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा लिमिटेड टाइम के लिए आप उस चीज़ को अचीव कर सकेंगे। और पूरी मेहनत करें और बस अपनी बारी का इंतज़ार करें और इस चीज़ को फोर्स ना करें और लगे रहें। क्योंकि मुझे अपने करियर का भी पता है, एक टाइम बीच में आया था तो मैंने सोचा था कि यार अब मैं छोड़ दूँ, मेरा कुछ नहीं बनना। और 3-4 साल बाद जाके जब मेरी बारी आई तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी 12 साल हो गए, अभी मेरी बारी खत्म ही नहीं हो रही है। तो मेरे ख्याल में अगर आप पेशेंस के साथ और अच्छी नीयत के साथ हार्डवर्क करें तो डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, अगर ओलंपिक्स की बात करें तो आप बताइए कि ओलंपिक्स में हमें किन एरियाज पे फोकस करने की ज़रूरत है? ओलंपिक्स एक्चुअली एक बहुत बड़ा इवेंट है और टॉप 12 टीम्स ने खेलना है, तो इसमें एक तो आप टीम बाय टीम स्ट्रेटजी बनाते हैं और फिर उसके हिसाब से मैच खेलते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए पाकिस्तान टीम की जो लास्ट हमारी परफॉर्मेंस रही है, मेरे ख्याल में हमें कुछ डिफेंसिव एरिया में काम करना चाहिए और फिर अटैक में भी इसको जो हमारी फिनिशिंग प्रॉब्लम आती है गोल करने में, उस पर भी काम करना चाहिए। ओवरऑल पूरी टीम को ही इम्प्रूवमेंट का रूम हमेशा खुला रहता है और आप ये कभी भी नहीं कह सकते। डिफेंसिव भी और अटैकिंग भी एक ओवरऑल मेरे ख्याल में एक हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। ओलंपिक ईयर है और ये हमेशा बहुत बिजी होता है और मेरे ख्याल में काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है जो कि हम कर रहे हैं और बड़ा पॉजिटिव हूँ मैं कि इंशाल्लाह ओलंपिक्स में बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। हम ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहते, लेकिन यार दिल दुखता है जब आपको ये पता चलता है कि हॉकी के ए कैटेगरी की जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो 50,000 रुपये और क्रिकेट के ए कैटेगरी प्लेयर की इतनी ज़्यादा है। ठीक है, हम कंपेयर नहीं कर रहे, हम सिर्फ इतना, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि भाई ये क्यों नहीं चेंज हो सकता, स्पॉन्सर्स क्यों नहीं आ सकते, इस गेम में ज़्यादा पैसा क्यों नहीं आ सकता? ये एक बड़ा जोक शकील अब्बासी को मैं पीछे मेरे ही डिपार्टमेंट से कह रहा है और हम तीनों इकट्ठे डिनर कर रहे थे, तो एक बड़ी फनी सी बात है। मैं ये इनको कह रहा था कि यार अगर क्रिकेटर को कोई बीमारी भी होती है तो उसकी मेडिसिन की एड में वो होता है, लाइक वसीम अकरम। अब शकील अब्बासी ने आजकल उसके बाल काफ़ी लंबे हैं, तो मैंने कहा यार तुम क्यों नहीं किसी शैम्पू की एड में आ सकते कि तुम्हारे पास क्यों नहीं आते, यही क्वेश्चन। हाँ जी। अच्छा, कॉल्स आनी शुरू हो गई हैं और मक्का मुकर्रमा से हमें कॉल आई है सुहेल की आप लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम सुहेल, जियो पाकिस्तान। क्या हाल है? मैं सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ, मक्का से। जी, कैसे हैं आप सुहेल? खैरियत से हैं? और क्या बात करना चाहेंगे आप हमारे मेहमानों से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। तो हम सब दोस्त बैठे हुए हैं तो हॉकी के बारे में ये बात हो रही थी, तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जो हॉकी टीम माशाल्लाह पाकिस्तान की बहुत अच्छी टीम है, इन्होंने पाकिस्तान का बहुत नाम कमाया बाहर बैरूनी कंट्री में जाके। तो हम ये कहना चाहते थे कि जैसा कि क्रिकेट को इतनी तरजीह दी जाती है, या हॉकी को क्यों इतनी तरजीह नहीं दी जाती? ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल हमें कॉल करने के लिए। अच्छा जी, वाकई बात तो वही है कि क्रिकेट को इतनी तवज्जो दी क्यों जाती है, रीजन क्या है वैसे? अच्छा, मोहब्बत बड़ी करते हैं लोग, आप देखिए कितने मैसेज आ रहे हैं, कितने लोग कॉल कर रहे हैं, बड़ी मोहब्बत। मैं ये कहता हूँ कि हॉकी का मैच जब भी लाइव टेलीकास्ट होता है तो तमाम दुनिया बैठ के देखिए, पूरा पाकिस्तान। किसने आपको मतलब एनकरेज नहीं किया? बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जहाँ तक क्रिकेट की बात है, क्रिकेट बहुत ग्लैमराइज हो चुकी है, उसको बहुत ज्यादा, एक उसकी मेन वजह ये भी है कि आजकल हमारा जो पूरा मुल्क है वो शॉर्टकट की तरफ है, बैटिंग और ये सब चीज़ों की तरफ। तो बैटिंग ने भी आके क्रिकेट को बहुत फेमस कर दिया है और उसमें इतनी ज़्यादा ग्लैमर ले आए हैं कि हर बंदा जो है वो छोटे से छोटा बच्चा, मेरा बेटा कहता है मैंने बाबा क्रिकेट खेलनी है तो अब पीछे क्या रह जाता है, क्योंकि वो टीवी देख के शाहिद अफरीदी और सारे लोगों को देख के वो ये कहता है कि मैंने क्रिकेट खेलनी है। तो इसी तरह अगर हॉकी का भी शुरू हो जाएगा, हॉकी के भी जो है वो इसी तरह स्पॉन्सर्स और ग्लैमराइज हो जाएगी, काफी ज्यादा मीडिया पे आना शुरू हो जाएगा, तो हॉकी भी हो जाएगी। शुक्र है कि वो ये कह रहे हैं क्रिकेट खेलनी है, वही नहीं कह रहे कि मैंने बंदूक चलानी है। शुक्र करें। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से फौरन वापस आएंगे, अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। जियो पाकिस्तान।